हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड की जो है वो डिटेल में चर्चाएं करेंगे और जो भी क्वेश्चंस आए होंगे उनको डील करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आए होंगे उनको डील कर देंगे। ठीक है, तो देखो न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एक पॉलीमर होता है। समझ गए बच्चों बात को? न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? वो एक पॉलीमर होता है। ठीक है, पॉलीमर क्यों बोलते हैं इसको, न्यूक्लिक एसिड को? पॉलीमर पता क्या होता है? पॉलीमर होता है जब बहुत छोटी छोटी यूनिट कंबाइन होकर के एक बड़ी सी यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्म करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीमर्स बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 12th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाता है पॉलीमर चैप्टर। उसके अंदर बहुत सारे पॉलीमर्स देखे होंगे, टेफ्लॉन देखा होगा, पॉलीथीन देखा होगा, है ना। तो पॉलीथीन वगैरह जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? पॉलीथीन की इथाइलिन होती है। तो इथाइलिन क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना पॉलीमर्स की, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमर। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। तो जब छोटी छोटी यूनिट आपस में कंबाइन करती है तो एक बड़ी यूनिट क्या करती है? फॉर्म करती है। और वो जो सबसे बड़ी वाली यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीमर्स बोलते हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये दीवार है, ठीक है, वॉल है, तो वॉल क्या है? ईंट से मिलकर बनी हुई होगी। ईंट से मिलकर बनी हुई होगी। तो ईंट क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ईंट हो गई। तो ईंट क्या हो गया? मोनोमर। और जब बहुत सारी ईंटें कंबाइन करके पूरे एक वॉल को जनरेट करे, पूरी दीवार को जनरेट कर रही है, तो वो दीवार क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, वो भी क्या होता है? एक पॉलीमर होता है। ठीक है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड भी क्या होता है? एक पॉलीमर होता है। अब ये जो पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड का एक पॉलीमर है, और इस पॉलीमर का जो होता है वो मोनोमर जो होता है, इस पॉलीमर के मोनोमर की बात करें तो वो जो मोनोमर होता है वो होता है तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो हमें जो चर्चा करनी है वो न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ना है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड से क्या होगा? पॉलीमर्स की बनेगा। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर होता है, और उस न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होता है? उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो हम लोग बोले कि भाई न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, तो न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेगा? जो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मोनोमर है, न्यूक्लियोटाइड्स, उसको क्या करेंगे हम लोग? बहुत सारी यूनिट को जब जोड़ देंगे तो उससे क्या बनेगा? एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो किसके थ्रू अटैच होता है? समझिएगा आपको। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड्स है, एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स है, तीसरा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो किस तरीके से अटैच होंगे जिससे क्या होगा? एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जो अटैच होते हैं वाया फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। समझिएगा आपको, ये किसके थ्रू लिंक होते हैं? फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो अटैच होते हैं, और उससे क्या बनता है? हमारा न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो ओवरऑल चार्ट हो गया कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर होता है। कोई पूछे न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर होता है, और उसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या करता है? कंबाइन करके न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब एक यूनिट, दो यूनिट, बहुत सारे इस तरीके से यूनिट जो होती है वो कंबाइन किसके थ्रू होती है? वो एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू जो होती है वो अटैच होता है। ठीक है, ओवरऑल हम लोगों ने ये बात कर ली। अब देखो, मैं बोलूं कि भाई जो न्यूक्लिक एसिड है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है बच्चों, हम लोग पूछे हैं कितने टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं। तो डीएनए होता है, नाम सुना होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक होता है आरएनए। ठीक है, दो टाइप के होते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए होता है और एक क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखो इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। पूरा न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, और न्यूक्लिक एसिड किस तरीके से फॉर्म होता है वो भी चर्चाएं करेंगे। ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किस चीज से मिलकर बनता है उसकी चर्चा करेंगे। ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है वो क्या होता है, और ये जो डीएनए और आरएनए होता है इनका फंक्शंस वगैरह हम लोग देखेंगे। ठीक है, डीएनए की 3D स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, किसने दिया था वो भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारी चीजें हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डीएनए हमारा जो होता है वो प्रेजेंट कहां होता है। ठीक है बात को, कि डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट कहां होता है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी, ये टॉपिक देखेंगे हम लोग।
देखो जो सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी है ना, ये पूरा का पूरा थीम होता है, ठीक है, कि किस थीम पर ये काम करता है, समझ गए आपको। सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी का मतलब देखो क्या है। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी को पढ़ देखते हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों, कि जो बायोलॉजी है इसका मतलब क्या होता है। अब देखो बायोलॉजी जो है ना वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, बायो प्लस लॉजी, ठीक है। ये जो बायो होता है इसका मतलब क्या होता है, लाइफ, ठीक है, और जो लॉजी होता है उसका मतलब क्या होता है, स्टडी, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। तो कहने का मतलब है जो भी जीवन का अध्ययन करना ही क्या होता है, बायोलॉजी कहलाता है, समझ गए आपको। जो भी हमारा लाइफ होता है उसका ही अध्ययन करना क्या होता है, अपने जीवन को अध्ययन करना ही क्या होता है, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो पूरी बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स काम आते हैं भाई। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है डेली लाइफ के अंदर, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं बायोलॉजी के अंदर। केमिस्ट्री के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है, किसके अंदर, हमारी बायोलॉजी, हमारे जीवन के अध्ययन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज से क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी का मतलब क्या है, पूरा का पूरा तुम्हें एक सेंट्रल कोर दे देगा कि ओवरऑल हमारे जो जीवन के अध्ययन के अंदर क्या क्या चीजें रोल हो रही हैं, समझ रहे हो बात को। न्यूक्लिक एसिड का क्या रोल है, ये सारी चीजें हमें कहां पढ़नी है, सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी के अंदर। कहने का मतलब ओवरऑल तुम्हें एक सेंट्रल कोर दे देगा पूरे चैप्टर का, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का क्या करेगा, पूरा एक कोर दे देगा। हमारे बायोलॉजी के अंदर जितना भी कोर हो रहा है, किस तरीके से सेल कहाँ है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहीं पढ़ते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो देखो होता क्या है इसके अंदर। अब देखो सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी की बात करें हम लोग तो डीएनए है, ठीक है, डीएनए है। डीएनए जो है ना वो कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए के अंदर, समझ आपको। ये क्या है, एम क्या है, मैसेंजर आरएनए। और जो मैसेंजर आरएनए है वो कन्वर्ट होता है फर्दर प्रोटीन के अंदर, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक। तो डीएनए से किस में कन्वर्ट होता है, मैसेंजर आरएनए के अंदर। और मैसेंजर आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। अब देखो ये जो डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, अभी सब बताऊंगा मैसेंजर आरएनए क्या काम करता है, डीएनए का क्या काम होता है, ठीक है, सारी बातें बात करेंगे, ठीक है। ये जो डीएनए होता है जो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, समझेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। और जो मैसेंजर आरएनए है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं लोग ट्रांसलेशन, ठीक। इतना समझे नहीं समझे कि डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, और मैसेंजर आरएनए क्या है, वो प्रोटीन में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो डीएनए जो है मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। और जो मैसेंजर आरएनए है वो प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होता है, तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं। इतना समझे नहीं समझे। अब देखो ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये जो मैसेंजर आरएनए है ये फर्दर डीएनए में कन्वर्ट होगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो ये जो डीएनए है ये खुद फर्दर डीएनए में ही कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। डीएनए जो है, ये जो डीएनए है वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है, खुद डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रेप्लिकेशन। क्या बोला जाता है इसको, रेप्लिकेशन। इतना ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो डीएनए है वो खुद डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेप्लिकेशन। ये बुक के अंदर भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है और आने की पूरी संभावना है यहां से, ठीक है। तो सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी के अंदर क्या है कि जो डीएनए है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एमआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए के अंदर। और ये जो मैसेंजर आरएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। तो डीएनए जो है मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मैसेंजर आरएनए फर्दर डीएनए में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए खुद डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। इतना समझे नहीं समझे। अब देखो होता क्या है, होता क्या है, ये हमें जो मैसेंजर आरएनए है, जो ये मैसेंजर आरएनए है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये जो मैसेंजर आरएनए है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों डीएनए ने डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस क्यों नहीं कर दिया, सीधा डीएनए जो है वो प्रोटीन में क्यों नहीं कन्वर्ट हो गया। उसके पीछे सिंपल लॉजिक है। देखो सिंपल डेली लाइफ से बताते हैं। हमारे पीएम है मोदी जी, और चाइना के प्रेसिडेंट आ गए भाई, ठीक है, चाइना के प्रेसिडेंट आ गए। इन दोनों की मीटिंग हो गई केरल के अंदर, केरला में इनकी मीटिंग हो गई दोनों की, ठीक है।
अब जो चाइना की जो प्रेसिडेंट है वो चाइनीज लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है, और मोदी जी को क्या आती है, हिंदी बोलनी आती है। तो क्या मोदी जी डायरेक्ट चाइना के प्रेसिडेंट की बात को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, एक बंदे की रिक्वायरमेंट होती है। वो बंदा क्या करता है, वो जो चाइना के प्रेसिडेंट की बातें सुन करके क्या करता है, मोदी जी को उसी बात को रिपीट करता है हिंदी वर्ड में। तो ये क्या काम कर रहा है, मैसेंजर की तरह तो काम कर रहा है, इससे मैसेज ले रहा है और इसके पास मोदी जी के पास पहुंचा रहा है। चाइना के प्रेसिडेंट से क्या गया, मैसेज लिया जो उसने बोला और किसके पास पहुंचा रहा है, मोदी जी के पास पहुंचा रहा है, यही हो रहा है। तो मोदी जी खुद डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इस चाइना के प्रेसिडेंट की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए किसकी जरूरत हो गई, एक मैसेंजर की जरूरत पड़ गई, समझ गया। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ गई, एक मैसेंजर की जरूरत पड़ गई। तो ये मैसेंजर क्या काम कर रहा है, इसकी चाइना के प्रेसिडेंट की बात को, मैसेज को वो क्या कर रहा है, वहां से इंफॉर्मेशन ले रहा है और किसके पास दे रहा है, मोदी जी के पास दे रहा है। क्योंकि मोदी जी खुद क्या कर रहे हैं, चाइना के प्रेसिडेंट की बात को समझ नहीं पा रहे। तो उस दौरान क्या, एक मैसेंजर की जरूरत पड़ी है। इतना समझे नहीं समझे? तो देखो ये जो डीएनए है वो खुद डायरेक्ट प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट इसलिए नहीं होता, उसके पीछे सिंपल एक रीजन है। वो रीजन देखो, लॉजिक ये है कि जो सेल होता है, ठीक है, जो सेल होता है वो डीएनए की इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली समझ नहीं पाता। समझ गए बात? सेल होता है और सेल जो क्या करता है, डीएनए की इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पाता। इसलिए जो डीएनए होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, मैसेंजर आरएनए के अंदर। और जो सेल होता है बहुत इजी से मैसेंजर आरएनए को समझ जाता है। समझ गए बात को? इसलिए मैसेंजर डीएनए है वो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है और मैसेंजर आरएनए फर्दर प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होता है। ये सिंपल फंडा है। तो कोई पूछे कि डीएनए खुद कन्वर्ट क्यों नहीं होता प्रोटीन के अंदर, तो सिंपल यही रीजन है कि सेल जो होता है वो डायरेक्टली उसको समझ नहीं पाता डीएनए की इंफॉर्मेशन को। इसलिए डीएनए फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, मैसेंजर आरएनए में। और मैसेंजर क्या करता है, आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक, इतना समझे नहीं समझे? ठीक है, अब देखो हम लोग डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, सेल वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर चलते हैं, फिर देखेंगे। तो देखो होता क्या है, हम लोग सेल का डायग्राम बनाएंगे। ये इस तरीके से सेल है, समझिएगा तो इस तरीके से सेल बना हुआ है। ठीक है, और यहां पर जो है बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि ये क्या है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये पूरा सेल है, ये क्या एक सेल है। ठीक है बच्चों, और सेल के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक, और यहां पर जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, समझिए। तो ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और यहां पर जो होता है राइबोसोम होता है, समझिए। तो यहां पर क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या है, राइबोसोम है। ठीक, अब देखो साथ में देखो क्या होता है इसके अंदर, इस तरीके से जेली जेली वाला जो पार्ट होता है वो पूरा इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। समझिएगा, तो इस तरीके से क्या होता है, जेली जेली टाइप की जो होगी इसके अंदर, वो सब क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो ये तो तुम्हारा हो गया पूरा सेल की, सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो सेल का बिल्कुल जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसको, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो सेल का जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग कभी बोलें कि भाई सेल जो होता है वो प्लांट के अंदर भी होता है, और क्या होता है, एनिमल के भी अंदर होता है। समझ गए? सेल जो होता है वो प्लांट के अंदर भी होता है और एनिमल के अंदर भी होता है। प्लांट के अंदर जो और एनिमल के अंदर, दोनों के अंदर ही सेल होता है। तो दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस पता है किसका होता है, प्लांट के अंदर जो होती है, ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हो बाहर वाली मेम्ब्रेन, इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, साथ में प्लांट के अंदर जो होता है ना, एक सेल वॉल भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। इसका आगे क्या होती है, एक और मेम्ब्रेन लगी होती है जो एक्स्ट्रा कवरेज देती है किसको, सेल को, तो उसको सेल वॉल बोलते हैं। तो कोई पूछे प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो दोनों के अंदर बेसिकली ये डिफरेंस है कि सेल, प्लांट, एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, कवरिंग करती है पूरे सेल को और एक शेप देती है। और जो एनिमल प्लांट सेल होता है उसके अंदर जो होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, साथ में एक और एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, उसको ऊपर से क्या होती है, उसको सेल वॉल बोला जाता है। ठीक है, तो देखो बेसिकली है क्या, ये सेल हो गया, सेल का बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो जेली जेली टाइप का जो भी लिक्विड पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और ये क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, तो देखो किसी भी एक सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होता है।
समझ गया। तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं। वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, समझ गया आपको, क्रोमोसोम्स की, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए होता है। और डीएनए जो होता है वो क्या काम करते हैं, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर का काम करता है। जैसे भाई कोई मदर है, फादर है, ठीक है, उनका डीएनए से क्या हो रहा है, वो फर्दर क्या हो रहा है, न्यू चाइल्ड बेबी का डेवलप हो रहा है, समझ गए आपको। तो वहां पर क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर का काम कौन करता है, कि उनके जीन्स उनसे मिल रहे हैं, समझ गए बात को, उनका जो चेहरा है वो उनकी तरह थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से होता है। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है डीएनए। तो बेसिकली डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए का काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर का, ठीक है। तो इतना समझे नहीं समझे कि सेल होता है, ठीक है, सेल है, और सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए होता है। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए। अब देखो ये जो डीएनए होता है, सेल जो होता है ना, जो सेल होता है वो डीएनए की इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली नहीं समझ पाता, डीएनए की इंफॉर्मेशन को सेल समझ नहीं पाता। तो उस दौरान क्या होता है, जो डीएनए से इंफॉर्मेशन को कैरी करके मैसेंजर आरएनए लेके जाता है कहां पर, राइबोसोम के अंदर। इतना समझना बात को, कि डीएनए से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके वो कहां लेके जा रहा है, मैसेंजर आरएनए जो होता है वो राइबोसोम के अंदर लेके जाता है, ठीक है। कहां लेके जा रहा है, मैसेंजर आरएनए के अंदर लेके जा रहा है। अब मैसेंजर आरएनए में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए किस में कन्वर्ट होता है, फर्दर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोला जाता है, ठीक है। और ये जो राइबोसोम होता है, जो राइबोसोम है वो फैक्ट्री होती है। राइबोसोम क्या होती है, फैक्ट्री होती है, ठीक है बच्चों, राइबोसोम। और राइबोसोम के एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री किस चीज की, फैक्ट्री के अंदर सामान बनता है। तो हमारे जो प्रोटीन बनते हैं वो कहां बनते हैं, वो राइबोसोम के अंदर बनते हैं। तो राइबोसोम क्या कहलाया, फैक्ट्री कहलाया। किसकी फैक्ट्री कहलाया, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाया, ठीक है। अब देखो क्या है, अब ये जो राइबोसोम होता है ना, इसका एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जो भी तुम्हारा राइबोसोम है, राइबोसोम, इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो होता है बेसिकली आरएनए, समझ गए आपको। इसका नाम होता है आरएनए। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, राइबोसोमल आरएनए। तो जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, राइबोसोम का बिल्डिंग ब्लॉक है तुम्हारा आरएनए। आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा जो राइबोसोम बनता है वो किससे बनता है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। अब देखो जो आरएनए है ना वो 3 टाइप के होंगे। तो जो राइबोसोम होता है उसके अंदर क्या होते हैं, आरआरएनए भी होता है। आरआरएनए क्या काम होता है, इसका पूरा नाम होता है राइबोसोमल आरएनए, जो क्या काम करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है राइबोसोम के लिए। साथ ही में इसमें क्या होते हैं, टीआरएनए होता है, टीआरएनए। तो तीनों के फंक्शन की बात करें कि आरएनए कितने टाइप के, तो एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, एक टीआरएनए और एक क्या आरआरएनए। आरआरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, जो क्या करता है, पूरे राइबोसोम का बिल्डिंग ब्लॉक है। पूरा बनाने का काम किसका होता है, आरआरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का। और मैसेंजर एमआरएनए का क्या काम है, कि वो डीएनए से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके कहां ले जा रहा है, राइबोसोम के अंदर। और राइबोसोम क्या है, एक फैक्ट्री है जहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फिर देखो यहां पर ये जो टीआरएनए होता है ना, इसका अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन के लिए अरेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ हम इसकी चर्चा है अमीनो एसिड के अंदर करेंगे, तो यहाँ पर टीआरएनए का यूज नहीं करेंगे। तो आरएनए कितने टाइप हो गए, तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। और राइबोसोम का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, बनाने का काम किसका है, आरआरएनए का, राइबोसोमल आरएनए। और मैसेंजर आरएनए का क्या काम है, डीएनए से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके राइबोसोम में जाता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। और राइबोसोम क्या होता है, एक फैक्ट्री होती है जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ये तो पूरा चार्ट हो गया तुम्हारा कि किस तरीके से चलता है। बेसिकली हम लोग फंक्शन देखेंगे डीएनए और आरएनए का। सबसे पहले किसका फंक्शन देखेंगे, डीएनए का और आरएनए का। और उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए, ठीक है। तो क्या डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या डीएनए जो है वो क्या है, हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, हमेशा बोल रहा हूं, ऑलवेज। क्या उस न्यूक्लियस से बाहर डीएनए नहीं हो सकता, ठीक है। उसके सुनते रहना, ये क्वेश्चन है, ठीक है।
क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि जो डीएनए है क्या वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, ठीक है, ऐसा होगा या नहीं होगा, ये है मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले उसी पे चलते हैं। तो देखो उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि डीएनए जो है वो ऑलवेज इन न्यूक्लियस, हमेशा ही क्या होता है, न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर है नो, ठीक है, ये हमेशा नहीं होता न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो भाई कहाँ होता है, कहाँ होता है? तो कोई भाई तुमसे पूछे कि डीएनए क्या हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कहाँ होता है? न्यूक्लियस से बाहर भी डीएनए होता है, समझ के बात को। तो जो न्यूक्लियस से बाहर जो डीएनए होता है वो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, समझ गए आपको? किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, समझ गए आपको? तो कोई पूछे न्यूक्लियस में डीएनए होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस के बाहर भी डीएनए होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है उसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। उसका नाम क्या होता है इस वाले डीएनए का जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है? उसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये तो क्वेश्चन था मेरा कि डीएनए हमेशा क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर ही नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर भी होता है। वो कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है उसका नाम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो मैं चलता हूं इसी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे, एक चीज बताऊंगा तुम्हें बड़ी अच्छी सी, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ठीक है। ये कहां होता है? ऑफ स्प्रिंग में होता है, ठीक है। और ऑफ स्प्रिंग में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। मदर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, ठीक है। किसके अंदर होगा? मदर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक। अब देखो फादर के अंदर भी तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होगा उसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो फादर के अंदर भी क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक। अब देखो ये मदर है, ये मदर है, ठीक है, और ये फादर है, ठीक। और इनका जो है वो एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है। ये क्या है? ये मदर है और ये फादर है, ठीक है। और ये एक न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो न्यू बॉर्न बेबी बना होगा वो मदर के एग और फादर के एग स्पर्म से बना होगा। मदर के एग और फादर का जो स्पर्म है उससे मिलकर क्या हुआ होगा? ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या होगा? न्यू बॉर्न बेबी का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग के अंदर होता है। तो वहां पर क्या होता है? फिर क्या होता है? न्यू बॉर्न बेबी का डेवलप होता है। अब मेरे बात सुनते रहना, और जो मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ दिक्कत हो गया, मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ दिक्कत आ गई, कुछ एब्रिवेशन आ गई, कुछ समस्याएं आ गई, म्यूटेशन आ गया कुछ, या फिर बोलो कुछ एब्रिवेशन आ गया, तो जो न्यू बॉर्न बेबी होगा ना उसके अंदर भी वही चीज आएगी, एब्रिवेशन आ जाएगा, ठीक है। सुनते ना, सवाल सुना नहीं सुना कि मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एब्रिवेशन आया, कुछ समस्या दिक्कत आ गई, कुछ खराबी हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जो बनने वाला न्यू बॉर्न बेबी होगा ना उसमें भी कुछ दिक्कत आएगी, ठीक है। लेकिन जो फादर का माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ दिक्कत है, ठीक है, फादर के माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ दिक्कत है, तो जो न्यू बॉर्न बेबी होगा ना, न्यू बॉर्न बेबी होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया, मदर के माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पॉन्सिबल जो होता है वो किस पर फैक्टर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? न्यू बॉर्न बेबी पर। उनके मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ दिक्कत आ गई तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर भी दिक्कत आएगी, ठीक है। लेकिन फादर के माइटोकॉन्ड्रिया से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर, ठीक है। तो देखो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि किसी मदर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ दिक्कत आ गई तो उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? समझ गए? उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? तो उसको रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, उस तरीके को जो नया मेथड चला है आज के टाइम पे उसको सुनते रहना,
ठीक है, उसकी दिक्कत जिससे भाई माइटोकॉन्ड्रिया, मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ दिक्कत है, ठीक है, तो उसको दूर भी तो किया जा सकता है, उसको बिल्कुल दूर किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी हमारे पास। तो वो जो टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं 3 पेरेंट टेक्नोलॉजी। समझ गए आपको? सो क्या बोलते हैं लोग? 3 पेरेंट्स टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसको कौन सी टेक्नोलॉजी बोला जाता है? 3 पेरेंट्स टेक्नोलॉजी। इसके अंदर देखो होता क्या है, फर्स्ट मदर थी, उनका क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत थी, उनके माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, एब्रिवेशन था, या फिर बोलेंगे कुछ खराबी थी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, उसमें कुछ एब्रिवेशन था, वो खराब था। और जो फादर थे, और एक न्यू, मैं इसकी बात कर रहा हूं 3 पेरेंट्स टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, इसके अंदर किस तरीके से कि मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एब्रिवेशन आ चुका है, कुछ दिक्कत आ चुकी है, तो जो बनने वाला न्यू बॉर्न बेबी होगा, नेक्स्ट जनरेशन, उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो उस दिक्कत को कैसे दूर किया जा सकता है, तो वो जो टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं 3 पेरेंट्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसके अंदर सुनो क्या होता है, फर्स्ट मदर होता है, उनकी माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ दिक्कत है, ऐसी फादर है, ठीक है, और एक सेकंड मदर का यूज करते हैं। यहाँ पे जो 3 पेरेंट्स टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या करते हैं, सेकंड मदर का यूज करते हैं। ये फर्स्ट मदर थी पहले वाली, जिनके माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत थी, ये सेकंड मदर है जिनका माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किसका लेते हैं? सेकंड मदर का, ठीक, सेकंड मदर का क्या करें हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया ले रहे हैं, और जो फर्स्ट मदर है जिनके माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत है, उनका ही क्या लेंगे हम लोग, एग ले लेते हैं, ठीक है। और जो फादर होता है उसका क्या करते हैं, स्पर्म लेते हैं। उससे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड मदर का ले रहे हैं जिनका माइटोकॉन्ड्रिया में कोई एब्रिवेशन नहीं है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, और मदर का क्या कर लिया, एग ले लिया, और फादर का स्पर्म ले लिया। फिर जाकर के हम लोग क्या करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी का डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन में कोई दिक्कत ना हो, तो उस वाली टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 पेरेंट्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस वाली टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, 3 पेरेंट्स टेक्नोलॉजी। तो मदर के कुछ भी माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत हुई, तो आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, उसमें भी क्या होगी, कुछ एब्रिवेशन आएगी, कुछ दिक्कतें समस्याएं आएंगी, और फादर के माइटोकॉन्ड्रिया से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। फिर देखो, ये तो हो गई सारी बात। बेसिकली देखो, हमें जाना है न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, ठीक है। ये तो सारी कहानी हो गई कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम जो होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और उस क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए होता है, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि एक मैसेंजर आरएनए होता है, वो क्या काम करता है, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है डीएनए से, और कहाँ लेके जाता है, राइबोसोम के पास जाता है, जहां पर क्या होता है, राइबोसोम एक फैक्ट्री होती है जहां पर प्रोटीन बनता है, ठीक है। फिर देखो, मैं बेसिकली फंक्शन पढ़ता हूं सबसे पहले डीएनए और आरएनए का, ठीक है। सबसे पहले मैं डीएनए की बात कर लेता हूं, ठीक है, डीएनए की, ठीक। ये जो डीएनए होता है ना, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर का काम करता है, ठीक है। क्या काम करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर का काम करते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर का काम कौन करता है, डीएनए करता है। तो क्या आरएनए नहीं कर सकता? क्या हर जगह सिर्फ डीएनए ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम करेगा? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ वायरसेस के अंदर, ठीक है, इन सम वायरसेस आरएनए इज यूज्ड as a carrier of genetic information, तो कुछ क्या डीएनए ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर का काम करता है हर जगह? ऐसा नहीं होता। कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए भी जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर का काम करता है, ठीक है। अब वो जो वायरस होते हैं, वो वायरस होते हैं तुम्हारे रेट्रोवायरस। उन वायरस को क्या बोलते हैं लोग, रेट्रो वायरस, ठीक है। और इसका एग्जांपल की बात करूं तो वो होता है एचआईवी। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी वायरस होता है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। तो कोई हमसे पूछे, ठीक है भाई, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि डीएनए का काम क्या होता है, तो बेसिकली डीएनए का ये काम होता है कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है, यही करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर का काम करता है, ठीक है।
क्योंकि जब मदर है, फादर है, उनसे जो एक न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसमें जो उनके ही क्या होंगे, जीन्स आएंगे, तो वो डीएनए के थ्रू ही आते हैं, क्योंकि डीएनए ही रेस्पॉन्सिबल होता है उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन करियर का। ठीक है, लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होता, हमेशा ही ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ वायरसेस के अंदर जो आरएनए होता है वो भी क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम करता है। और जो वो वायरस होते हैं वो कौन से होते हैं, रेट्रो वायरस होते हैं। ठीक है बच्चों, वो क्या होते हैं कि रेट्रो वायरस होते हैं। और वो जो रेट्रो वायरस के एग्जांपल कौन से हैं, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। ठीक है, इतना समझ गया। अब देखो फंक्शन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, फंक्शन देखेंगे डीएनए आरएनए का। ठीक है, देखो तो बात करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, कि डीएनए और आरएनए का फंक्शन क्या होता है बेसिकली। तो देखो इधर हम लोग ले रहे हैं डीएनए और इधर ले रहे हैं वर्सेस आरएनए। इन दोनों का बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, क्या क्या फंक्शन होता है। तो फर्स्ट फंक्शन की मैं बात करूं तो डीएनए जो होता है वो स्टोर करके रखता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, स्टोर्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो डीएनए का काम क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। और साथ में डीएनए का एक और फंक्शन होता है कि ये किसकी तरह करियर करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन करियर की तरह काम करता है। ठीक है, करियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो किसका काम करता है, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन करियर का काम करता है, एक जगह से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के लिए। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बोले या तो। अब देखो ये जो आरएनए होता है इसका काम क्या होता है। आरएनए का काम ये होता है कि कुछ वायरसेस के अंदर जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम करता है आरएनए। वो वायरसेस कौन से होते हैं, रेट्रो वायरसेस होते हैं। और उसका एग्जांपल कौन सा होता है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इन सम वायरसेस RNA used as a carrier of genetic information। ठीक है, किसकी तरह काम करते हैं, एक कुछ वायरसेस के अंदर ये करियर का काम करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन करियर का काम करता है। ठीक है, और सेकंड देखो जो फंक्शन होता है आरएनए का, वो फंक्शन होता है कि वो जो भी डीएनए से इंफॉर्मेशन को उसने इकट्ठा किया है उसको क्या करता है, राइबोसोम्स के पास लेके जाता है। ठीक है, जिससे सेल जो होता है वो क्या कर सकता है, उस इंफॉर्मेशन को बेटर तरीके से रीड कर सकता है या फिर बोले तो अंडरस्टूड कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम डीएनए, डीएनए से लेके लाता है एंड, और जो क्या होता है इंफॉर्मेशन लेके आता है कौन, आरएनए। और आरएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है, फर्दर प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो इंफॉर्मेशन लेके आया है डीएनए से, तो उसको क्या करता है, वो मैसेंजर आरएनए का काम ये होता है कि जिससे वो सेल जो होता है वो रीड कर सके और अंडरस्टूड कर सके किसको, उसके इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अंडरस्टूड एंड रीड बाय अ सेल। ठीक है, सेल द्वारा क्या हो सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है या फिर उसको समझा जा सकता है, क्योंकि जो सेल होता है खुद डायरेक्टली क्या करता है, डीएनए की इंफॉर्मेशन को समझ नहीं सकता, इसलिए हम लोग मैसेंजर आरएनए का काम करते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है डीएनए और आरएनए का फंक्शन होता है, एक बार और रिपीट कर दें तो डीएनए का फंक्शन ये होता है कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर करके रखता है डीएनए। साथ में ये क्या काम करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन करियर का काम करता है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे। और आरएनए का काम क्या होता है, आरएनए जो होता है कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन करियर का काम करता है। और जो सेकंड फंक्शन की बात करूं तो डीएनए से क्या करता है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और कहां लेके जाता है, राइबोसोम के अंदर जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, यही करता है मैसेंजर आरएनए। तो बेसिकली सेल जो होता है वो डायरेक्टली डीएनए की इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पाता, इसलिए हम लोग आरएनए का यूज करते हैं। तो आरएनए की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, सेल जो होता है वो समझ जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड कर लेता है, फिर बोले रीड कर लेता है। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो फंक्शन हो गया डीएनए आरएनए का। नेक्स्ट देखो हम लोग चलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। तो देखो न्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं। ठीक है,
यहां से पढ़ना शुरू करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया ना कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है? पॉलीमर्स होता है, और उसकी जो मोनोमर्स होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो क्या होता है? कि न्यूक्लियोटाइड्स होता है। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो अटैच किसके थ्रू होता है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो अटैच होते हैं, जिससे क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन करके एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ना, वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। ठीक है, 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है क्या? न्यूक्लियोटाइड्स। वो 3 कंपोनेंट देखो कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है शुगर। ठीक है, 3 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे उसकी चर्चा करूंगा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो 3 कंपोनेंट को लेकर के बनता है, मिल करके बनाता है। एक तो शुगर होता है, सेकंड जो होता है वो होता है बेस। इसके अंदर क्या होता है? बेस होता है। थर्ड बात करूं मैं तो इसके अंदर क्या होते हैं? फॉस्फेट होते हैं। क्या होते हैं? फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए? फॉस्फेट होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो 3 चीजों से मिलकर बन रहा है, तो शुगर, बेस और फॉस्फेट से मिलकर के बनता है। ठीक है, या फिर बोलो तो मैं फॉस्फेट बोल देंगे, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे फॉस्फेट डाइएस्टर से मिलके बनता है। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था फॉस्फेट डाइएस्टर, तीनों चीजों की लिंकेज से क्या होगा? कि न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे सॉरी, यहाँ फॉस्फेट डाइएस्टर लिंकेज होता है, वो फॉस्फेटी क्या होता है? कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड कोई पूछे कितनी चीजों से मिलकर बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है, शुगर, बेस और फॉस्फेट। ठीक है, तो 3 चीजों से मिलकर जो बनेगा उसको क्या बोलूंगा मैं? कि न्यूक्लियोटाइड है। अब देखो एक चीज बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट सी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुगर और बेस, जब शुगर और बेस जो है वो बन रहे हैं तो उससे क्या बन रहा है? वो न्यूक्लियोसाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं कि जब बेस और जो शुगर होता है जब वो कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्मेशन करता है? न्यूक्लियोसाइड्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, तो शुगर, बेस और फॉस्फेट। और जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं एक नया टर्म, जब शुगर और बेस कंबाइन करेंगे और उसके अंदर फॉस्फेट नहीं होगा, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होंगे, शुगर और बेस, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग शुगर पढ़ेंगे। ठीक है, शुगर की स्टडी करते हैं सबसे पहले। इसी तरीके से बेस पढ़ेंगे, या फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? फॉस्फेट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जब सारी चीजें हो जाएंगी, तीनों चीजें पढ़ लेंगे, तो उसको किसके थ्रू अटैच कर देंगे? एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू अटैच कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा? बहुत सारी यूनिट कंबाइन होकर के एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कर जाएंगे। ठीक है, तो देखो शुगर के ऊपर जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? शुगर पढ़ते हैं। तो जब शुगर पढ़ रहे हैं तो जो शुगर होता है इसके अंदर वो यूज करते हैं हम लोग राइबोस। कौन सा शुगर होता है? वो राइबोस शुगर होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? राइबोस शुगर होता है। अब ये जो राइबोस शुगर होता है ना, वो होता है एक एल्डोपेंटोस शुगर बोला जाता है इसको। ठीक है, कौन सा शुगर बोला जाता है? एल्डोपेंटोस शुगर बोला जाता है। ठीक है, एल्डोपेंटोस का मतलब देखो क्या होता है? एल्डो मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होता है? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है इसके अंदर। ठीक है, कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्डो का मतलब होता है, और जो पेंटोज का मतलब होता है, तो पेंटोज का मतलब होता है कि इसके अंदर कितने होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई पूछे कि भाई जो तुम्हारा शुगर यूज करते हो तुम न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, वो शुगर कौन सा होता है? तो वो शुगर होता है तुम्हारा कौन सा? राइबोस शुगर होता है। राइबोस शुगर कैसा शुगर होता है? कि एल्डोपेंटोज होता है। एल्डो का मतलब क्या होता है? कि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अंदर, और पेंटोज का मतलब क्या है? उसके अंदर 5 कार्बन होंगे। ठीक है बच्चों, क्या होंगे? 5 कार्बन होंगे। अब देखो 2 चीजें और बता रहे हैं। अब देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो नाम सुना ही होगा। ठीक है, वो सुन ही लेते हैं जनरली। ठीक है, 2 चीजें हैं। एक तो इस तरीके से है, तुम्हारा ऑक्सीजन को लगा करके यहां पर एक 5 मेंबर्ड की रिंग बना रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीजन को लगा करके ये 5 मेंबर्ड की रिंग बना रहा होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूरान। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूरान बोलते हैं। ऑक्सीजन सेंटर में, और ये क्या है? 5 मेंबर्ड की रिंग बना रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूरान। और कोई शुगर इस फॉर्म में होगा ना, तो उसका फ्यूरान नाम होकर के फ्यूरान नोज हो जाएगा। इतना समझो बात को बस अभी। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीजन सेंटर में है और एक 6 मेंबर्ड की रिंग की फॉर्मेशन यहां से
कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन है और ये क्या कर रहा है, 6 मेंबर की रिंग बना रहा है। तो इसका नाम होता है, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है और इसका नाम होता है पायरन। इसका क्या नाम होता है, पायरान होता है। और इस 5 मेंबर रिंग का क्या नाम होता है, ऑक्सीजन विद 5 मेंबर रिंग फ्यूरान, और ऑक्सीजन विद 6 मेंबर रिंग इसका नाम क्या है, पायरान होता है। तो जब 6 मेंबर रिंग के अंदर कोई शुगर को हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा पायरानोज, ठीक है, पायरानोज। और कोई 5 मेंबर रिंग इस तरीके से होगी और उसके अंदर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे शुगर का तो उसका नाम हो जाएगा फ्यूरानोज। वो जो पीछे ओज वर्ड लगा हुआ है ना, ओज का मतलब होता है शुगर, वो शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मीठा है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये तो बेसिक बात हो गई कि शुगर कौन सा लेंगे, एक राइबोज शुगर लेंगे, ठीक है। और जो राइबोज शुगर होगा वो कैसा होता है, एक एल्डोपेंटोज होता है। एल्डोपेंटोज का मतलब क्या है, एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा और उसके अंदर पेंटोज मतलब 5 कार्बन होंगे, ठीक है। तो इसी के ऊपर चलते हैं हम लोग, किसके ऊपर, राइबोज शुगर के ऊपर, ठीक है। तो राइबोज शुगर देखेंगे सबसे पहले, तो राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर देखेंगे पहले, ठीक है। तो राइबोज की बात करता हूँ, ठीक है। तो राइबोज की स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से बनती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ है कार्बन, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, और इधर इस तरीके से है यहाँ पर CH2OH, ठीक है। और ये इस तरीके से एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, OH लगा हुआ है, इधर क्या है, H है, इधर क्या है OH, और इधर क्या है H, इधर क्या है OH, और इधर क्या है H, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब देखो ये वाला जो कार्बन होता है ये एक मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल कार्बन होता है, समझेगा आपको, कैसा कार्बन होता है, एक मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल कार्बन। मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल कार्बन इसलिए बोला जाता है कि यहां पर जो कोई एसिड के साथ रिएक्शन करा दी जाए ना, ठीक है, ऑक्सीडाइज बहुत तेजी के साथ हो जाएगा, सीधा कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर, समझेगा आपको। और ये जो मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल कार्बन है वो क्यों बोला इसको, वो इसलिए बोला ना क्योंकि बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे इसके अंदर एसिड डालोगे ना तो ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा ये COOH बना देगा यहाँ से, ठीक है। इससे सबसे दूर वाला जो कार्बन है वो ये है, CH2OH वाला जो कार्बन है, इसके अंदर जो कार्बन है क्या, एक फार्देस्ट कार्बन, सबसे दूर वाला फार्देस्ट कार्बन है, सबसे दूर वाला कार्बन है। समझे बात को, नहीं समझे, सबसे दूर वाला कार्बन है, फार्देस्ट कार्बन है, ठीक है। फिर देखो इसके अंदर ये जो कार्बन है, इस कार्बन से जो बिल्कुल दूर वाला कार्बन, फार्देस्ट कार्बन, इससे जस्ट ऊपर वाला जो ये कार्बन है, इस वाले कार्बन में देखो ये जो OH ग्रुप राइट साइड में होगा, ये जो OH ग्रुप क्या होगा, राइट साइड में होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एक D है, कैसा है, D शुगर है, ठीक है। क्या होगा, D शुगर। तो हर शुगर के साथ यही करना है कि जो सबसे फार्देस्ट वाला कार्बन होगा, इससे जस्ट ऊपर वाला जो कार्बन होगा उसमें OH ग्रुप राइट साइड में होगा, तो उसको क्या बोलूंगा कि D। दो तरीके से नेमिंग करूंगा मैं, एक तो D और L, समझ गए आपको। DL मतलब ये नहीं है कि तुम भाई आइसोमेरिन से रिलेटेड कर दो स्टीरियोकेमिस्ट्री की, कि मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डेक्स रोटेटरी और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो लीवर रोटेटरी। ये जो DL नेमिंग करूंगा ना मैं इसकी, एक स्टीरियोकेमिस्ट्री नेमिंग नहीं है ये, ठीक है। ये बस ये बताएगा कि तुम्हारा जो नीचे से फार्देस्ट वाला कार्बन है, इससे जो जस्ट ऊपर वाला जो कार्बन है, इसमें जो OH ग्रुप लगा हुआ राइट साइड में लगा हुआ है, तो वो कौन सा होगा, D शुगर होगा, ठीक है। और OH ग्रुप जो होगा वो लेफ्ट साइड में होता है, तो उसको बोलता हूं मैं L शुगर। इतना समझे, नहीं समझे, ठीक है। अब देखो ये, ठीक है, इतना हम लोगों ने बना लिया। इससे जस्ट ये फर्स्ट वाला कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये क्या हो गया, फिफ्थ कार्बन हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, डी राइबोज, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, डी राइबोज, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, डी राइबोज। ये पूरा क्या राइबोज है, और डी क्यों लगा हुआ कि नीचे से ऊपर वाला जो कार्बन है उसमें OH ग्रुप राइट साइड में है, ठीक है। इसी से देखो हम लोग क्या करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, और इससे हम लोग क्या बनाएंगे, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक साइक्लिक फॉर्मेशन करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर की, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे डी राइबोज की। अब देखो ये सारी चीजें रफ कर रहे हैं और यहां से बनाते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो क्या है, यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, देखो कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा, तो यहां से जो है ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन पे इस तरीके से अटैक करेगा, समझिएगा आपको, क्या करेगा, इस कार्बन से इस तरीके से अटैक करेगा। और नंबरिंग कर ही रखिए 1 2 3 4 5, बनाओ इसको। जब यहां से इस पर अटैक करेगा तो देखो क्या होगा, होगा क्या, वो सुनते रहना। वो ये होगा कि यहां पर क्या बन जाएगा, कार्बन, और इधर क्या आ गया, हाइड्रोजन, ठीक है। इधर क्या आ गया, हाइड्रोजन, इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तो O- आ जाएगा, और ये जो H+ है ये माइग्रेट करके यहां चला जाएगा, तो सिंपल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH के अंदर कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया, अभी बता रहा हूं।
बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, इस पे नेगेटिव, और यहां से ऑक्सीजन जब इस पे डोनेट करने जाएगा तो यहां से H+ निकलेगा यहां से, और H+ जाकर के यहां लग जाएगा। ये तो सिंपल हो गया, ठीक। तो यहां पर लग गया OH। फिर देखो यहां पर नेक्स्ट नीचे क्या है, ये पूरा ग्रुप बना दो CH2 OH, और फिर देखो यहां से 1 2 3, इसमें देखो OH ग्रुप यहां है, तो OH ये रहा, और यहां पर क्या H, फिर यहां OH, इधर क्या H, और इधर क्या OH, और इधर क्या H। ठीक है बच्चों, इसको उतारो। ठीक, तो ये बन गया तुम्हारी स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसमें देखो ये क्या हो रहा था, यहां से हाइड्रोजन हटाओ क्योंकि ये हाइड्रोजन लग के यहां चला गया, प्लेस हो गया, और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो गया, ये अटैच नहीं हो गया इस कार्बन से, इस तरीके से है, ये ऑक्सीजन जो है वो इस वाले कार्बन से अटैच हो गया, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से अटैच हो गया। भाई हो गया नहीं हो गया, हो गया बिल्कुल। अब देखो इसकी कर दो नंबरिंग। नंबरिंग देखो किस तरीके से करें, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये क्या है फिफ्थ। ठीक, ये क्या हो गया, फिफ्थ हो गया। इतना समझ गए या नहीं समझे, समझ गए। ठीक, अब देखो यहां पे ये हो गया, इस वाले फॉर्म को मैं रफ कर रहा हूं, और इससे हम लोग क्या करेंगे, ये समझ गए, यहां से ऑक्सीजन यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहां पे अटैक किया इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर ने, ये फॉर्म बन गई। इससे बनाऊंगा मैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, किसकी, डी राइबोस की। तो देखो यहां पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहां से, ठीक है, किसकी, डी राइबोस की। तो वो देखते हैं ना, यहां पर कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी वो देख रहे हो, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गया, और एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगी, तो 5 मेंबर की रिंग बनने वाली है वो इस तरीके से, ऑक्सीजन, और यहां इस तरीके से है ये। ठीक है, ये इस तरीके से बन गया। ठीक, अब इसमें देखो इस तरीके से बना दो, 1 यहां 2 यहां 3, और यहां ये लग गया 4। ठीक है, अब यहां देखो ये ऑक्सीजन को देखो, इस वाले ऑक्सीजन को देखो, किसको देखोगे, इस वाले ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन से यहां पर क्या लगा हुआ है, एक फर्स्ट कार्बन लगा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन के जस्ट बगल में क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला कार्बन नहीं हो गया, ये वाला, ये फर्स्ट वाला कार्बन। ये फर्स्ट वाले कार्बन में देखो एक चीज बता रहा हूं तुम बनाने के लिए, वो ये है कि जो राइट हैंड साइड में जो चीज होगी उसको ऊपर की तरफ लिखना, ये समझ रहे हो, ये क्या है, राइट हैंड साइड वाली, और इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाली। तो जो राइट वाली चीजें होंगी ना उन सबको कहां लिखना, ऊपर की तरफ लिख देना। इतना समझे नहीं समझे, समझ गए, ये जो राइट हैंड वाली चीजें होंगी उनको क्या करना, सॉरी बिलो में लिख देना। ठीक, तो यहां देखो ये OH जो राइट हैंड में होगी उसको कहां लिख दो, इधर बिलो लिख दो ना, अपर मत लिखना, बिलो में लिखना, जो राइट हैंड में होगी वो क्या होगी, बिलो में चली जाएगी OH, और इधर क्या है, H है। ऐसे देखो यहाँ पे ये क्या है, OH, और ये क्या है, H है। फिर यहाँ देखो थर्ड वाले नंबर, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, फिर थर्ड कार्बन पे देखो OH कहां है, राइट हैंड साइड में, तो इसको क्या कर दो, बिलो कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, बिलो कर दो, और यहाँ H क्या है, ऊपर है, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज होंगी उसको ऊपर भेजो। फिर यहाँ देखो फोर्थ कार्बन हो गया, उसका सीधा फिफ्थ कार्बन पे जाओ, ये थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, फोर्थ कार्बन। इस फोर्थ कार्बन से देखो क्या लगा हुआ ग्रुप, CH2OH लगा हुआ, तो इसको कहां रख दो, ऊपर भेज दो, यहाँ CH2OH। ठीक है, और यहां से क्या लगा, एक हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गई तुम्हारी, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई। क्या बन गई, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई। समझ गए बात का, नहीं समझे, समझ गए कि यहां पर ये ऑक्सीजन है, इससे लगाने के बाद एक 5 मेंबर की रिंग जनरेट कर दी है, और यहां से जो ऑक्सीजन के साथ फर्स्ट कार्बन है उसको यहां बना दिया। और ये जब साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो ये चीज देख लेना, जो राइट हैंड साइड में जो भी चीजें होंगी उसको बिलो बनाना। इस तरीके से पहले मैंने लाइनिंग खींच दी इस तरीके से, और जो भी होगा उसको बिलो लिख दो। राइट हैंड साइड में OH है फर्स्ट कार्बन पे, बिलो, यहाँ बिलो, यहाँ बिलो, यहाँ क्या है गया, फिर फोर्थ कार्बन पे CH2OH, ये बल्कि ग्रुप है, इसको क्या रख दो, एक भारी ग्रुप है ना, बड़ा ग्रुप है, तो इसको ऊपर रख दे, यहाँ पे CH2OH, और यहाँ क्या कर दिया, हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया, एक तुम्हारी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, ये कौन सी हो गई, देखो इसको बोलते हैं डी राइबोस। डी राइबोस, और आगे फ्यूरानोज लगा देंगे। फ्यूरानोज लगाने का रीजन क्या, सिंपल, क्योंकि ये फ्यूरान है ना, फ्यूरान के अंदर बन रहा है, तो 5 मेंबर रिंग विद ऑक्सीजन रिंग फ्यूरान बोला था, और साथ में शुगर वाले चीजें लग गई, तो शुगर की वजह से क्या हो गया, ओज लगा दे, तो पूरा नाम क्या हो इसका, फ्यूरानोज हो गया। तो कोई पूछे राइबोस कैसा शुगर होता है, फ्यूरानोज टाइप का शुगर होता है, फ्यूरानोज टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया, डी राइबोस। अब देखो ये जो राइबोस है ना, ये 2 टाइप के होते हैं,
राइबोज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है अल्फा डी राइबोज, अल्फा डी राइबोज, एक होता है बीटा डी राइबोज। ठीक है, एक तो होता है अल्फा डी राइबोज और एक क्या होता है बीटा डी राइबोज। अब देखो, अब देखते रहना, इधर जो OH है वो कहां है? लेफ्ट साइड में है ना इधर OH। इसको मैं राइट हैंड साइड में ले आऊं तो वही तुम्हारी फॉर्म बन जाएगी बीटा फॉर्म। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? कहने का मतलब है सिंपल, देखो यही स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में बना रहा हूं मैं, यही सेम स्ट्रक्चर है। इसमें देखो OH ग्रुप जो है वो कहां पर है? ये जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में है, और जो चीज राइट में होती है उसको कहां बनाते हैं? बिलो बना देते हैं। कहां बनाते हैं? बिलो बनाते हैं भाई। ठीक है, क्या बनाते हैं? बिलो बनाते हैं। इतना समझे नहीं समझे? बिलो बना दिया। अब मुझे ये कौन सी फॉर्म हो गई? 2 तरीके के राइबोज हैं, एक तो अल्फा डी राइबोज और दूसरा बीटा डी राइबोज। इसी OH ग्रुप को, फर्स्ट कार्बन के OH ग्रुप को ये राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो वही बन जाएगी तुम्हारी बीटा फॉर्म। तो अभी कौन सी है? ये अल्फा वाली है। ये कौन सी हो गई? अल्फा डी राइबोज है। ये कौन सी है? अल्फा डी राइबोज फ्यूरानोज। तो इसका नाम ध्यान रखना, अल्फा डी राइबोज फ्यूरानोज है, क्योंकि OH ग्रुप क्या है इस टाइम? राइट हैंड साइड में। लेकिन इसी OH ग्रुप को देखो क्या कर दिया हम लोगों ने, इसको उठा करके हम लोग इधर ले आए। किधर ले आए? इधर ले आए OH ग्रुप को, और इधर क्या आ गया? हाइड्रोजन। आ गया नहीं आ गया? आ गया बिल्कुल। तो ये तो हो गई अल्फा डी फ्यूरानोज। अब मैं बनाता हूं बीटा डी राइबोज फ्यूरानोज। ठीक है, तो देखो सिंपल क्या करूंगा मैं उसके लिए, सारी चीजें ऐसे रहने दूंगा, लेकिन इस बार देखो क्या कर दूंगा मैं, इसको सिंपलेस्ट उठा करके ये इनको चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि जो चीज राइट हैंड साइड में होगी इधर, वो क्या होगी? बिलो आ जाएगी। तो इस बार देखो राइट हैंड साइड में क्या है? हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन आ जाएगा बिलो, और OH कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। समझ गया आपको? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक बीटा डी राइबोज फ्यूरानोज। ठीक है, तो 2 फॉर्म बनाई हम लोगों ने, उसको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, एक तो अल्फा डी राइबोज और फिर बीटा डी राइबोज फ्यूरानोज। ठीक है, तो 2 शुगर बनाए थे, उसको देखो। तो ये है ऑक्सीजन, और इधर 5 मेंबर्ड की रिंग बनाओ ये इस तरीके से। ठीक है, इसको सही से बनाते हैं इधर, है ना। और एक ये है ऑक्सीजन विद 5 मेंबर्ड रिंग, फ्यूरान बनाना है स्टार्टिंग में। ठीक है, और यहां इस तरीके से लाइन खींचो, ये यहां इस तरीके से लाइन खींच दो। ठीक है, और ये साइक्लिक, ये तो बनाना आ गया हमारे पास। ठीक है, इसमें देखो, इससे ये जो कार्बन होगा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और यहाँ क्या होगा? 5th कार्बन होगा। ठीक है, इसी तरीके से 1, ये 2, ये 3, ये 4th, और यहाँ क्या होगा? 5th होगा। ठीक, अब इसमें देखो, यहां पर जो होगा वो क्या होगा? OH ग्रुप इधर आ गया, किधर आ गया? ये इधर की तरफ आ गया। ठीक है, और हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में, तो इसको बिलो बनाओ, फिर OH एज इट इज यहां रहने दो, ये रहा, और यहाँ OH, ये H, फिर यहाँ H, और ये क्या हो गया? CH2OH। ठीक है, फिर यहाँ देखो, इसमें बस पलटना क्या है? ये फर्स्ट वाले कार्बन पे OH क्या है? इस बार ऊपर है, इसको नीचे पलट दो, तो ये क्या बन गया? OH ऊपर था, इस बार नीचे आ गया OH। फिर यहाँ हाइड्रोजन OH H, ये क्या H, और यहाँ क्या हो गया? OH, फिर यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो गया? CH2OH। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्म बन गई कौन सी होगी तुम्हारी? बीटा डी राइबोज फ्यूरानोज। ये कौन सी बन गई तुम्हारी? बीटा डी राइबोज फ्यूरानोज। और ये कौन सी हो गई? अल्फा डी राइबोज फ्यूरानोज। ये समझे नहीं समझे? ये बिल्कुल अच्छे से हमें समझ में आ गया। तो 2 तरीके के थे राइबोज शुगर, एक कौन सा था? बीटा डी राइबोज फ्यूरानोज बोला, और एक को क्या बोला? अल्फा डी राइबोज फ्यूरानोज। फ्यूरानोज लगाने का पीछे सिंपल यही लॉजिक है कि ऑक्सीजन जो होगा वो 5 मेंबर्ड रिंग के साथ होगा तो फ्यूरान बोलेंगे, और शुगर की हम लोगों ने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई है उसके ऊपर, तो उसका नाम क्या हो गया? फ्यूरानोज। ठीक है, इतना समझे? अब एक बात देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात लिखते हैं यहाँ पे। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई जो शुगर है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट है। एक तो शुगर से मिलकर बनता है, न्यूक्लियोटाइड जो बनता है 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, शुगर से, बेस से और फॉस्फेट से। तो शुगर की हम लोग चर्चा कर रहे थे, शुगर कौन सा होता है? राइबोज शुगर होता है उसके अंदर। ठीक है, और राइबोज शुगर के अंदर भी 2 है। राइबोज शुगर कितने? 2 टाइप के हैं, एक तो अल्फा वाली है फॉर्म, और एक क्या है? बीटा वाली है। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन सा वाला जो होता है वो शुगर जो होता है वो यूज होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन सा शुगर यूज होता है? तो इस बात को तो भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको देखो। इन न्यूक्लिक एसिड
इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो शुगर होता है वो होता है बीटा डी राइबोस फ्यूरानोज। कौन सा होता है? बीटा डी राइबोस फ्यूरानोज। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले बता दो। तो कोई पूछे कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन सा वाला राइबोज यूज करते हो तुम लोग, अल्फा वाला या बीटा वाला, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सीधा बीटा वाला यूज करते हैं, बीटा डी राइबोस फ्यूरानोज। तो हम लोग अल्फा के साथ तो कोई डील करेंगे नहीं, तो इसको तुम लोग भूल जाएंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? सिर्फ बीटा डी राइबोस फ्यूरानोज की बात करेंगे। ठीक है, फिर देखो हम लोग बेस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, किसके ऊपर चल रहे हैं? बेस के ऊपर। तो बेस पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ये तो पूरी कहानी किसकी हो गई? शुगर की। और इस बात को इंपॉर्टेंट बड़ी बात है कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन सा शुगर होता है, तो वो कौन सा होता है? बीटा डी राइबोस फ्यूरानोज होता है। ठीक है, फिर देखो फर्दर आगे चलते हैं। देखो इसमें जब आगे मूव करेंगे तो क्या होगा, बेस की चर्चाएं हम लोग करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट शुगर देखा, शुगर की सारी चर्चाएं कर ली। सेकंड जो कंपोनेंट है वो है बेस। ठीक है, ये जो दो टाइप के बेसिस हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर, कितने टाइप के बेसिस यूज करते हैं? 2 टाइप्स ऑफ बेसिस का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, 2 टाइप्स ऑफ बेसिस होते हैं, 2 टाइप के हमारे बेसिस होते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 टाइप के बेसिस होते हैं वो देखो बेसिकली वो सब क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन के। जो भी बेस होंगे वो सब क्या होंगे? जो भी हम लोग इसके अंदर बेस यूज करते हैं उन बेस को बोलते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, कौन सा बेस बोलते हैं उनको? नाइट्रोजीनियस बेस बोलते हैं। और ये जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं बेसिकली ये सब डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ, किसके डेरिवेटिव होते हैं? प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ठीक, किसके बेसिस होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन के बेसिस होते हैं बेसिकली। ठीक है बच्चों, तो कोई पूछे कि भाई कितने टाइप के बेसिस होते हैं? बेसिकली होते 2 ही टाइप के बेसिस हैं, और वो जो बेसिस होते हैं उनको बोलता जाता है नाइट्रोजीनियस बेस। वो सब किसके डेरिवेटिव्स होते हैं? प्यूरिन और पिरिमिडिन के। ठीक है, किसके होते हैं? प्यूरिन और पिरिमिडिन के। तो देखो प्यूरिन के कितने बेसिस जो होते हैं वो यूज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। प्यूरिन और पिरिमिडिन के कौन कौन से बेसिस जो होते हैं वो यूज होते हैं हमारे किसके अंदर? न्यूक्लिक एसिड को फॉर्मेशन करने के लिए, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो तो इधर लिखते हम लोग प्यूरिन, प्यूरिन के कौन कौन से बेसिस होंगे यूज होते हैं उसके अंदर। सेकंड देखो होता है पिरिमिडिन। ठीक है, सेकंड क्या होता है? पिरिमिडिन होता है। जो हम लोग प्यूरिन का जो बेस यूज करते हैं वो होता है एक तो एजी। ठीक है, एजी का भी एजी, इसको याद रखने का तरीका एजी ओजी, एजी ओजी है ना, तो एजी से याद रखेंगे। एडेनिन और क्या है? ग्वानिन। ठीक है, तो जो प्यूरिन के जो बेसिस होते हैं वो कौन कौन से बेसिस यूज करते हैं प्यूरिन के? जो 2 डेरिवेटिव होते हैं वो कौन से 2 डेरिवेटिव होते हैं न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए? एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, और देखो पिरिमिडिन के जो बेसिस यूज करते हैं हम लोग वो होते हैं, उसको सिंपल याद करने का तरीका सी टी यू। ठीक है, तो प्यूरिन याद हो गया। कौन कौन से बेसिस होते हैं प्यूरिन के? एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, और पिरिमिडिन में जो होता है वो होता है साइटोसिन, थाइमिन और होता है यूरेसिल। ठीक है बच्चों, तो 2 तरीके के बेसिस हैं। एक तो प्यूरिन वाले कितने बेस होंगे? प्यूरिन के 2 बेस यूज करते हैं, एक तो एडेनिन ग्वानिन। इसको याद कैसे रखेंगे? एजी। और पिरिमिडिन में कैसे होते हैं? पिरिमिडिन के 3 बेसिस होते हैं, एक तो होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमिन और एक क्या होता है? यूरेसिल होता है, CTU। ऐसे याद हो जाएगा आराम से, MCQ टिक करने के लिए आता है, आराम से टिक हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसको होता है छापो। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई सारे बेस की। अब नेक्स्ट देखो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे प्यूरिन्स की और पिरिमिडिन की। ठीक है, बेसिकली 2 ही स्ट्रक्चर देखेंगे, बाकी जितने भी बेसिस लिखे हैं एडेनिन ग्वानिन इन सब की स्ट्रक्चर देखेंगे, एग्जाम में पूछे मैंने। ठीक है, हाँ देखो हम लोग प्यूरिन की स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो देखो
प्यूरिन की स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले, और इधर देखेंगे पिरिमिडीन। प्यूरिन की जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं देखो किस तरीके से होता है। यहां होता है नाइट्रोजन, इस तरीके से, और यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन ये इस तरीके से, यहाँ पर नाइट्रोजन ये यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर है एक बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, और इसकी नंबरिंग जो होती है वो आयुपैक कन्वेंशन के हिसाब से करते हैं। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये हो गया 6, और ये जो नंबर हो गया 7 और 8 और ये 9 वाला नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से देखो मैं पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। तो पिरिमिडीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो देखो इस तरीके से होती है। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ठीक है, और ये और ये इस तरीके से बन गया। अब देखो यहां पर देखो जो शुगर अटैच होता है, जो शुगर अटैच होगा, शुगर जो होगा इज अटैच्ड वाया, ये जो नाइन्थ वाला नाइट्रोजन देख रहे हो उससे अटैच होगा, 9th वाले नाइट्रोजन से अटैच होगा। तो कोई पूछे कि जो प्यूरिन के अंदर जो भी बेसिस होंगे, प्यूरिन के जितने भी 2 बेसिस थे, एडेनिन था एक ग्वानिन था, उसके अंदर जो शुगर अटैच होता है वो कौन से वाले नाइट्रोजन से अटैच होता है, वो तो 9th वाले जो नाइट्रोजन होता है उससे अटैच होता है। ठीक है, फिर यहां देखो 1 2 3 4 5 6। अब यहां देखो इसमें जो शुगर अटैच है, शुगर इज अटैच्ड वाया फर्स्ट नाइट्रोजन। तो 2 तरीके की स्ट्रक्चर देखिए प्यूरिन के, और दूसरा क्या है, पिरिमिडीन के। तो प्यूरिन की स्ट्रक्चर देखिए, इसमें जो शुगर अटैच होता है वो किससे होगा, 9th नाइट्रोजन से होगा, और पिरिमिडीन के अंदर जो शुगर अटैच होगा वो किससे होगा, 1 से। और जो हमारे शुगर और बेस को मिला के प्यारे क्या बनेंगे, न्यूक्लियोसाइड बनता है। समझिए, तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। और साथ में फॉस्फेट, तीनों चीजों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। 2 चीजें मिलाएंगे, शुगर और बेस, न्यूक्लियोसाइड, और तीनों कंपोनेंट मिलाते हैं, शुगर, बेस और फॉस्फेट, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो एक बात पढ़ते हैं हम लोग, वो ये है कि डीएनए है और आरएनए है। देखो यहां पे डीएनए, आरएनए और क्या है, डीएनए। ठीक है, एक तो आरएनए और दूसरा क्या है, डीएनए है। आरएनए के अंदर जो बेसिस यूज होते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है यहां से कि आरएनए के अंदर कौन कौन से बेसिस यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो बेसिस यूज किए जाते हैं तो होता है एडेनिन, ग्वानिन, एजी, एडेनिन ग्वानिन होता है। फिर क्या होता है दूसरा, पिरिमिडीन वाले होते हैं, ये प्यूरिन वाले, ये कौन से, सीटीयू वाले। फिर क्या होता है, साइटोसिन। ठीक है, और क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, तो आरएनए के अंदर जो बेसिस होते हैं वो ये सारे होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, अब देखो डीएनए के अंदर जो बेसिस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन होता है, ठीक है, और क्या होता है, ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन होता है, ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है वो होता है थाइमिन। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ऐसा कौन सा आरएनए का बेस है जो डीएनए के अंदर यूज नहीं होता, वो कौन सा होता है, यूरेसिल। तो यूरेसिल जो है वो कौन बेस है, यूरेसिल जो बेस है वो तुम्हारा डीएनए के अंदर यूज नहीं होता। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन दोनों कौन से वाले बेस हैं, प्यूरिन वाले,
ठीक है, और ये जो दोनों हैं वो किसके हैं, पिरिमिडीन वाले, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी दोनों किसके हैं, प्यूरिन के, और ये दोनों क्या है, पिरिमिडीन के। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो एक बात और, ये तो हो गया ओवरऑल के डीएनए के अंदर कौन से बेसिस यूज करते हैं और आरएनए के अंदर कौन सा बेसिस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिर एक चीज देखो, तुम्हें आरएनए था, ठीक है, उसके अंदर आरएनए है, डीएनए, ये सारी बातें कर ली है ना, सबके फंक्शंस देखे हैं। एक चीज समझो, अभी हम लोगों ने क्या बनाया था, जब शुगर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या बनाया था, एक बीटा डी फ्यूरानोज, सॉरी ये पूरा नाम लिखते हैं इसको, बीटा डी राइबोज फ्यूरानोज, ये बनाया था बीटा डी राइबोज फ्यूरानोज। इसकी स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से थे, इसकी स्ट्रक्चर ऑक्सीजन, और यहां ये 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग है। अब यहां पर जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में होगा बीटा में, यहां, और यहां H, इधर क्या है OH, इधर क्या है H, और यहां क्या है OH, इधर क्या है H, यहां CH2 OH है, और यहां पर क्या है हाइड्रोजन है। ये कौन सा है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अब यहां देखो चीज, ये सेकंड वाले कार्बन को देखो, ये सेकंड वाला कार्बन देख रहे हो, इसमें से मैं इस ऑक्सीजन को यहां से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो C2 कार्बन है, C2 में से क्या करेंगे, जो C2 वाला कार्बन है इसमें से हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव कर दें। ये C2 कार्बन है, इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो ये बन गया तुम्हारा डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, अब देखो दो तरीके के, इसमें से ये चीज हटाएंगे, यहां देखो इस ऑक्सीजन को मैंने यहां से हटा दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यहां देखो क्या हाइड्रोजन बच गया। ठीक है, तो ये जो शुगर है वो कौन सा हो गया, डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी का मतलब क्या, मैंने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया यहां से, तो क्या बन गया डीऑक्सी राइबोज। फिर देखो यहां पर, ये तो हो गया पूरी स्ट्रक्चर तुम्हारी समझा दी है ना। तो जो आरएनए है, आरएनए होता है, इसके अंदर जो शुगर होता है, सॉरी चलो आरएनए नहीं, आरएनए का तो पूरा पढ़ ही लिया है, डीएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डीएनए के अंदर जो शुगर होता है वो कौन सा होता है, डीएनए के अंदर जो शुगर होता है वो शुगर होता है डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज मतलब क्या है, सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन लगा उसमें से ऑक्सीजन हटा दो, तो वो वाला जो शुगर होगा किसके अंदर यूज होगा, डीएनए के अंदर। ठीक है, तो कोई पूछे डीएनए के अंदर कौन सा शुगर यूज होता है, वो होता है डीऑक्सी राइबोज। ठीक है बच्चों, ये सारी कहानी करी हम लोगों ने, पूरा बेस देख लिया, पूरा शुगर देख लिया। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है 3 कंपोनेंट से मिलकर होता है, शुगर, बेस और साथ में क्या फॉस्फेट। अब जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ना उसमें हम लोग फॉस्फेट की स्टडी करेंगे और किस तरीके से वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू बहुत सारे क्या होते हैं मोनोमर्स जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स वो अटैच होते हैं और पूरा एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, उसकी पूरी चर्चाएं करेंगे और साथ में डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर्स वगैरह वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।